हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हर्बर्ट स्पेंसर के जो मूल विचार हैं उनकी चर्चा करेंगे। पिछले एक वीडियो में हर्बर्ट स्पेंसर की जीवनी पर फोकस था। उसमें हमने एलिमेंट्री लेवल पर उनकी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक पृष्ठभूमि थी उसकी चर्चा की थी। अब आज की वीडियो में हम उनकी जो सेंट्रल थीम ऑफ हिज सिस्टम ऑफ फिलोसफी था, सोशल फिलोसफी था, उसकी हम चर्चा करेंगे। चूँकि हर्बर्ट स्पेंसर एक ब्रिटिश सोशल फिलोसोफर थे, तो उनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनमें सबसे पहला विचार हम उद्विकास का नियम या लॉ ऑफ इवोल्यूशन के रूप में देखते हैं। उद्विकास का नियम या उद्विकास का सिद्धांत, ये उनका फर्स्ट प्रिंसिपल भी माना जाता है सोशियोलॉजी में। तो इस सिद्धांत के संबंध में उनके जो विचार हैं वो डायरेक्टली चार्ल्स डार्विन, जो एक बायोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ बायोलॉजी शायद कहा जाता है उन्हें, चार्ल्स डार्विन ने, शायद फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो बायोलॉजी तो नहीं कहा जाता, लेकिन चार्ल्स डार्विन का बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी के फील्ड में, इन द डोमेन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि उन्होंने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में जो कुछ भी लिविंग बीइंग है वो लिविंग बीइंग एक लंबी इवोल्यूशनरी प्रोसेस गोइंग थ्रू डेफिनेट स्टेजेस, एक लंबी और निरंतर जारी रहने वाली उद्विकास की प्रक्रिया जो कुछ निर्धारित और निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है, उन्हीं का परिणाम है। तो इस सिद्धांत से, इस बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन से प्रभावित होकर समाज विज्ञान के क्षेत्र में या समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने में चार्ल्स डार्विन के प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत को सामाजिक घटनाओं या समाज में परिवर्तनों को समझने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले किया था। इसलिए उनके विचार को, उनकी इवोल्यूशनरी थ्योरी को हम सोशल इवोल्यूशनिज़म या सामाजिक सोशल डार्विनिज़म, सामाजिक डार्विनवाद भी कहते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जो प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था उनके विचार पर। इस संबंध में डार्विन की कृति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त विचार ही स्पेंसर के विचारों के आधार बने हैं। डार्विन के अनुसार प्रारंभ में जीवित वस्तु सरल होती है, सिंपल होती है, और उसके विभिन्न अंग एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं, यानी कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा विशेषीकरण या डिफ्रेंशिएशन उसके अंगों में नहीं होता है। जैसे मानव का बच्चा है, मानव का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बॉडी की वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं होती है। वो एक सारे जो अंग होते हैं वो एक दूसरे से घुले मिले से, आई मीन टू से, वो इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड उनका वर्क नहीं होता है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, नहीं उनकी कोई निश्चित स्वरूप होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर या फॉर्म भी नहीं होती है। पर धीरे धीरे, यानी कि जस्ट स्लो बट स्टडी, धीरे धीरे परंतु लगातार उस वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट और पृथक होते जाते हैं, यानी कि वो डेफिनेट शेप लेने लगते हैं, उनमें स्पेशलाइज बनने लगता है और वो थोड़े से पृथक यानी कि सेपरेट भी होने लगते हैं, और साथ ही साथ उनका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रारंभ में एक बीज बहुत सरल होता है, उसके भी ये उदाहरण दिया, इसको समझने की कोशिश करें आप। उदाहरण के लिए प्रारंभ में एक बीज बहुत सरल होता है, उसके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, फल, फूल आदि अलग अलग नहीं होते हैं, अर्थात उसमें अभिन्न समानता है, यानी कि उसके जो अंग हैं वो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं, अभिन्न हैं, और इसी वजह से उनमें एक समानता होती है। पर धीरे धीरे वे अंग स्पष्ट होते जाते हैं, उन भिन्नता भी जन्म लेने लगती है, विशेषीकरण भी जन्म लेने लगता है उनके कार्यों में, और उनमें भिन्नता उत्पन्न होने लगती है, यानी कि अभिन्न समानता से भिन्न या स्पष्ट अस्पष्ट समानता से स्पष्ट असमानता की ओर धीरे धीरे जो साविया है वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। बार बार धीरे धीरे कहने का मतलब है कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है वो स्लो बट स्टेडी, वो कहते हैं ना लगातार धीरे धीरे, तो लगातार धीरे धीरे गठित होने वाली प्रक्रिया जो कुछ निश्चित चरणों से होकर गुजरती है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया को ही सामान्य रूप से हम उद्विकास की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक अंग अलग अलग स्पष्ट काम भी बढ़ जाता है जैसे जैसे विकसित होते हैं वो। जीव निर्माण का आरंभ एक कोष से होता है, एक सेल से होता है, सिंगल सेल से होता है, पर धीरे धीरे इसी कोष से अब जैसे ह्यूमन जो
इन्फेंट होता है वो जो एम्ब्रियो, सबसे पहले वो एम्ब्रियो में होता है, एम्ब्रियो के रूप शेप में होता है, फिर एम्ब्रियो से धीरे धीरे वो उसका विकास होता है भ्रूण का। और जब उसका एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके हाथ पैर नाक सब स्पष्ट होते हैं, और आगे जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है, वैसे वैसे उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें स्पेशलाइजेशन और जो अलग अलग एक तरह की कॉम्प्लिकेशन, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनने लग जाती है। तो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ, इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ, उस यूनिफॉर्मिटी से मल्टीफॉर्मिटी की ओर ले जाने वाली जो प्रक्रिया है, याद रखिए इन 3 शब्दों को, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इनडेफिनेट से डेफिनेट, और आपके यूनिफॉर्मिटी से मल्टीफॉर्मिटी। ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे चलने वाली, इस प्रक्रिया को हम इवोल्यूशन कहते हैं। और जब ये इवोल्यूशन समाज में परिवर्तन लाता है तो उसको सामाजिक उद्विकासवाद या सोशल इवोल्यूशनवादी बोल देते हैं। पर अपितु प्रत्येक अंग का एक विशेष कार्य भी होता है, जैसे पैर का कार्य चलना है, ये साधारण सी बातें हैं। आगे देखते हैं अपने इस विभिन्नता श्रम विभाजन। जैसे जैसे इवोल्यूशन की प्रक्रिया से कोई भी जीवित वस्तु, सावयव या समाज गुजरता है, वैसे वैसे समाज के अंगों में विभिन्नता आने लगती है और श्रम विभाजन होने लगता है। उनके कार्यों में विशेषता और श्रम विभाजन, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। याद रखें, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। संरचना जटिल होती है, संरचना में अलग अलग अंग उभरने लगते हैं। इस प्रक्रिया को सामान्य रूप से समाजशास्त्रीय जो भाषा है उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, संरचनात्मक विभेदीकरण कहा जाता है। जब संरचना में विभेदीकरण उत्पन्न होता है, साथ ही साथ इस विभेदीकरण के फलस्वरूप समाज के जो अलग अलग अंग हैं, समाज की जो निर्मायक इकाइयाँ हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनमें एक प्रकार की कार्य विभाजन या स्पेशलाइजेशन, कार्य विशेषता भी जन्म लेने लगती है। कोई भी अंग दूसरे से पूर्णतः पृथक या उससे परे नहीं होता है। वास्तव में विभिन्न अंगों में सदैव अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस बनी रहती है। उद्विकास की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसी प्रक्रिया के दौरान प्राणी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना जाना स्वाभाविक है। इट्स नेचुरल प्रोसेस, ये ध्यान रखिए आप। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। उद्विकास के चरण से गुजरना नैसर्गिक प्रक्रिया। आप कितना ही कोशिश कर लें, आपने जन्म लिया है तो आप बड़े भी होंगे, युवा भी होंगे, वृद्ध भी होंगे और आपकी मौत भी निश्चित है। तो ये विभिन्न चरण हैं मानव के जो मानवीय सावयव है उसके विकास के, और इन चरणों से सबको गुजरना पड़ता है। आप चाह के भी इस उद्विकासीय प्रक्रिया को नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग और एवरी लिविंग organism is destined to go through all these stages और सिक्वेंशली अरेंज्ड होती है। कुछ का ये कहना है कि ये जो स्टेजेस हैं ये सिक्वेंशली अरेंज्ड होती है। ऐसा नहीं है कि आपने बूढ़े के रूप में जन्म लिया और आप जवानी से गुजरते हुए एकदम बच्चे के रूप में आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। डार्विन ने यह भी लिखा है कि प्रत्येक प्रकार का प्राणी अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करता है। अब देखिए संघर्ष की बात, निरंतर संघर्ष। लाइफ इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रगल। Each and every living creature has to engage in a kind of struggle. Life is a struggle. जीवन के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। उसे हर लिविंग बीइंग को अपने एनवायरनमेंट और हर लिविंग बीइंग के लिए उसका एनवायरनमेंट एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों होता है। तो ये चैलेंजेस जो हैं एनवायरनमेंट के, ये चैलेंजेस, इन चैलेंजेस से निपट कर इनके साथ एडेप्टेशन करके ही कोई हर एक लिविंग जो बीइंग है वो अपना एक कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस बनाए रखता है। अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो एक संघर्ष करता रहता है। और जो इस संघर्ष के लिए दुर्लभ या अयोग्य होते हैं, जिनमें वो स्किल्स नहीं है, वो योग्यताएं नहीं है, वो एडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट के, उनकी मौत हो जाती है। प्रकृति उन्हें माल डालने के लिए चुन लेती है। ये नेचुरल सिलेक्शन है। और इसी प्रकार इस जो प्रक्रिया है इसको हम प्राकृतिक और नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं का नियम लागू होता है। और समाज पर सामाजिक सिलेक्शन, सोशल सिलेक्शन का नियम लागू होता है, क्योंकि समाज भी एक प्रकार का संघर्ष, एक प्रकार का वातावरण है, पर्यावरण है। आपने उसके साथ अनुकूलन नहीं किया तो आप धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाएंगे और समय के साथ आप बिल्कुल इररिलेवेंट होकर ख़त्म हो जाएंगे। चुनाव पर्यावरण के समस्त अयोग्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं और केवल सबसे योग्य जो है सर्वाइवल, उसी का कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस बना रहता है, जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हम बचपन से सुनते आए हैं, ये जो फ्रेज है ये डार्विन ने कॉइन नहीं की थी। दिस फ्रेज वाज coined by Herbert Spencer. So the entire credit goes
to Herbert Spencer for popularizing this very notion or phrase of survival of the fittest. उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने अपने उद्विकासी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार भौतिक जगत अर्थात दृश्य जगत पदार्थ, अब देखिए पदार्थ की बात आ गई। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि हाउ द एंटायर सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ विद दैट ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट. ऑगस्ट कॉम्ट emphasized the importance of ideas over matter, whereas हर्बर्ट स्पेंसर एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैटर ओवर आइडियाज़. तो वो जगत की बात करते हैं, कॉन्क्रीट जो इस हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट है उसकी बात करते हैं, और शक्ति में सम्मिलित बनाते हैं. ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आधारित होते हैं. शक्ति की उल्लेखनीय विशेषता, ये इंटरनल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है. एक इंटरनल एनर्जी होती है हर लिविंग बीइंग में, जिसकी वजह से उसमें कंटिन्यूस अनफोल्डिंग होती रहती है. ये शब्द है एक अनफोल्डिंग. उस अनफोल्डिंग की वजह से ही उसमें परिवर्तन आता है, उसमें ग्रोथ होती है, और अपने वातावरण या एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलन बनाने की क्षमता इस उद्विकासीय प्रक्रिया का ही परिणाम होता है, और इस क्षमता से ही उद्विकासीय प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. स्पेंसर के अनुसार उद्विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं. ये 3 प्रमुख सिद्धांत नहीं है, एक्चुअली में 3 बेसिक प्रोपोजिशंस हैं. 3 बेसिक प्रोपोजिशंस हैं, मूलभूत उनकी मान्यताएं हैं, एज्यूम्शंस भी बोल सकते हैं. ये 3 एज्यूम्शंस हैं जो हर्बर्ट स्पेंसर के जो एक फ़िलोसॉफ़ी है, इनकी सोशल इवोल्यूशन का जो थ्योरी है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसके आधार का निर्माण करते हैं. ऑल दीज 3 एज्यूम्शंस कंबाइंडली प्रिपेयर द वेरी ग्राउंड ऑफ हिज सिस्टम ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी. प्रथम तो यह है कि शक्ति शाश्वत है, निरंतर चलने वाली होती है, हर लिविंग बीइंग में एनर्जी होती है. द्वितीय यह है कि पदार्थ का विनाश नहीं होता है, बल्कि उसकी फॉर्म बदलती है. और तृतीय है कि प्रत्येक जीव की एक गति होती है, प्रत्येक जीवन में एक नैसर्गिक, एक इनबिल्ट, एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है खुद को अनफोल्ड करने की, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडप्टेशन करने की, और इसी एडप्टेशन और इसी संघर्ष से के परिणाम स्वरूप वह निरंतर अपना जीवित रहता है, अपना अस्तित्व बनाए रखता है. प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित, अब ये 3 शब्द हैं, इनको आप बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे. इनडेफिनिट, अनिश्चित, असंबंध, और आप कहोगे इनकोहेसिव. कोहेसिव नहीं है, असंबंध है. इनकोहेसिव और समानता, यूनिफॉर्मिटी, सिमिलरिटी या यूनिफॉर्मिटी की स्थिति में होता है. अर्थात उसके विभिन्न इस प्रकार एक दूसरे से घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और नहीं उनके को निश्चित स्वरूप होता है. संक्षेप में सभी पदार्थ आरंभ में एक स्वरूपहीन ढेर मात्र होते हैं, और यह ढेर शक्तिमान, इसके अंदर शक्ति तो होती है और गति करने की भी क्षमता होती है, जिसके कारण समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे पदार्थ का स्वरूप बदलता गया, धीरे धीरे, स्लो बट स्टडी एंड कंटिन्यूस अनफोल्डिंग. विभिन्न अंग, अब जो उसके विभिन्न अंग हैं वह स्पष्ट व पृथक रूप से प्रकट होते हैं. इस प्रकार पृथकता एक भिन्नता जन्म लेने लगती है. जहाँ यहाँ थी समानता, यहाँ भिन्नता, ये समानता, ये भिन्नता भी जन्म लेने लगती है. विभिन्न अंगों से समानता या अंतर संबंध या अंतर निर्भरता बनी रहती है. अर्थात उद्विकास के दौरान पदार्थ या जीवित वस्तु एक अनिश्चित असंबद्ध समानता, एक इनडेफिनिट इनकोहेसिव सिमिलरिटी या यूनिफॉर्मिटी से एक निश्चित डेफिनिट कोहेसिव संबद्ध और भिन्नता, मल्टीफॉर्मिटी या डाइवर्सिटी में बदल जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी में बदल जाती है. इसी प्रकार सितारे, नक्षत्र, ये सारी पूरी दुनिया का जो इवोल्यूशनरी पैटर्न है वो लगभग इसी प्रक्रिया के आधार पर चलता रहता है. अब स्पेंसर ने उद्विकास को परिभाषित कैसे किया वो देख लेते हैं. उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसमें पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है. तो इट्स ए ट्रांसफॉर्मेटरी प्रोसेस. सबसे पहली बात तो यह है कि ये परिवर्तन लाने वाली एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक अंदरूनी कारकों से डिराइव होने वाली प्रक्रिया है, ड्रिवन बाय द वेरी इंट्रिंसिक एबिलिटी टू चेंज. हर एक जीवित प्राणी में, एवरी लिविंग बीइंग हैज़ दिस कैपेसिटी, हैज़ दिस एबिलिटी टू adapt to its environment, and during this process of adapting to the environment there happens or there takes place a kind of natural unfolding towards complexity, right?